गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आज जो हम देख रहे हैं वो है हमारा बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है। जो हमारा पेपर है वो थर्ड और जिसका नाम है अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। आर्थिक प्राणी विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान के बारे में हमें देखना है, जिसमें आज का हमारा जो एजेंडा है यूनिट सेकेंड से हमने लिया है और उसमें हम बात कर रहे हैं पल कल्चर की। मोती पालन के बारे में हमने देखा था। तो फर्स्ट हमने देखा है हिस्ट्री, स्कोप एंड जनरल प्रैक्टिस ऑफ पल कल्चर। हमने उसका इतिहास देखा और उसको किस तरह से हमने लालन पालन कर सकते उसके बारे में देखा है, ठीक है। इसी के साथ आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं रेयरिंग ऑफ पल ऑयस्टर, मतलब जो हमारे पास सीपी हैं या उसका हम लालन पालन कैसे करेंगे, रेयरिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हमें देखना है। उसमें दो तरह के मेथड है, एक आता है इंड्यूसिंग और दूसरा आता है मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। आधुनिक तौर तरीके और जो पारंपरिक या पुराने हैं, ठीक है, संस्कृति के अनुसार होने वाले जो तरीके हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम रेयरिंग देखें तो आज का हमारा जो मेन एजेंडा है मोती का पालन पोषण या हम देखें रेयरिंग ऑफ पल ऑयस्टर्स, ठीक है। तो आइए हम देखें आज हम जो देख रहे हैं वो हमें देखना है रेयरिंग ऑफ पल ऑयस्टर्स, ठीक है। मोती का लालन पालन या पोषण हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह से जो सीपी है, सीपी किसमें, मतलब हमारा जो ऑयस्टर्स हैं, पल ऑयस्टर्स, जिसमें कौन है मोती, तो उसका हम क्या कर रहे हैं लालन पालन पोषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शंस के अंतर्गत हमने कौन कौन सी बातें जानकारी प्राप्त करनी है जो हम हमारी पीपीटी की स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले हम चर्चा करें कि रेयरिंग किस तरह से, यहाँ पर दो तौर तरीके बताए हैं, एक पारंपरिक है और एक आधुनिक, ठीक है। विधि के माध्यम से हम इन जो ऑयस्टर्स हैं उनका किस प्रकार से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पेक्टिडा वल्गेरिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इस प्रकार की शुक्तियाँ या सीपी होती हैं जिसको हम ऑयस्टर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये सीपी हम यहाँ पर बात करें ओपन होती है तो जो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वहाँ पर मेंटल और मांसल जैसी कोई संरचना होती है, उसमें एक बाहरी पार्टिकल आकर जुड़ जाता है और उस पर बहुत सारी कवरिंग होती जाती है, जिसको हम बाद में किसका नाम दे देते हैं, पल या मोती का। अब इसको हम किस तरह से यहाँ पर लालन पालन पोषण कर सकते हैं, जिसमें कौन कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हमारी पारिस्थितिकी उनके क्या प्रभाव इस पर पड़ते हैं, उसके अधिक या कम होने पर मोती की आकृति में क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो एक बार हम देखें हमारे पीपीटी की स्लाइड पर, इंट्रोडक्शन पर आइए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कल्चरल साइट, सबसे पहले जिस जगह हमें कल्चर करना है उसकी साइट का सिलेक्शन करना चाहिए। किसी भी कृषि गतिविधि में संस्कृति स्थल का चयन सर्वोपरि होता है। हमें कोई भी जैसे सांस्कृतिक स्थलों का चयन, या हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए कौन सी जगह पर, जैसे फ्रेश वाटर है तो वहाँ पर पानी की मात्रा या आवक कितनी है उसके आधार पर हम देखेंगे, ठीक है। साथ ही हम ये भी हमें मतलब है कि पानी किस तरह से, गंदा पानी तो नहीं है, पॉल्यूशन रहित तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना है, ठीक है। तो हम जो साइट सिलेक्शन कर रहे हैं जिस गतिविधि के लिए या जिस पालन या कृषि के लिए, तो वो सबसे पहले हमें देखना है। तकनीक और आर्थिक विचार चयन प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सुसंस्कृत होने के लिए जीव की आदतों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन
सुहिष्णुता की सीमा पर आत्मविश्वास का एक दृढ़ गुण स्तर प्रदान करेगा, जिसके भीतर विभिन्न पर्यावरणीय पैरामीटर भिन्न हो सकते हैं। ठीक है ना। उच्च गुणवत्ता के मोती के विकास और उत्पादन के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने के लिए पानी का प्रवाह, प्राथमिक उत्पादन, गाद आदि की संभावित प्रभावों के लिए उचित विचार किया जाना चाहिए। ठीक है। पर्यावरणीय कारक जैसे कि लवणता, पानी का तापमान, ठंडे पानी की धाराएं और अन्य कारक जैसे लाल ज्वार, हाइड्रोजन सल्फाइड और औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट धारा प्रदूषण के अनुपयुक्त स्तर मोती संस्कृति के लिए गंभीर खतरे हैं। शहर में मोती या मोती सीप के खेतों के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। वे राफ्ट और पिंजरों जैसी संस्कृति संरचनाओं को अच्छी सुरक्षा प्रदान करते हैं। उथला तटीय जल, जहां समुद्र वर्ष के अधिकांश समय शांत रहता है, को भी उपयुक्त स्थल माना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ साइट। ठीक है ना। तो जहां पर सबसे पहले हम जो साइट सिलेक्शन करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी होती है, जैसे सैलाइनिटी क्या है, लवणता पानी की कितना होता है, उसका पीएच देखा जाता है, डेप्थ देखी जाती है, गहराई को देखा जाता है। ऐसी जगह को सिलेक्शन किया जाता है जहाँ पर अधिकतर ज्वार एवं भाटा ना है। ठीक है ना। शांत जो होता है उस पर हम इनका कल्चर कर सकते हैं। तो इनका कल्चर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। मतलब मोती आज से ही नहीं, मोती हजारों वर्ष पहले से ही उत्पन्न हुआ और इसका कल्चर उस जमाने में किस प्रकार से किया जाता था। मॉडर्न मेथड्स तो अब आए हैं, आधुनिक तकनीकें अब आई हैं। ठीक है। पर पहले ऐसा नहीं था। तो उसके लिए हमको क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें देखनी है वो देखेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम। आइए हमारी पीपीटी की स्लाइड पर। ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, पर्यावरण की स्थिति क्या क्या। ठीक है ना। सबसे पहले टेम्परेचर, तापमान को हमें देखना चाहिए। सैलिनिटी, लवणता, ठीक है, बॉटम कितना है, नीचे है, गहराई, डेप्थ को देखना है, फ्लड लॉड, ठीक है, सिल्ट लॉड जो है उनके बारे में देखना है, वाटर करंट, जहाँ पर जल की धारा है वो अधिक ना हो, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उपभोग। ठीक है ना। मतलब उन्हें भोजन के लिए क्या आवश्यक होगा। तो इन 7 जो पॉइंट है हमारे, इनको देखते हुए इन्वायरमेंटल कंडीशन को हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ ऑयस्टर्स, सीपियों की आपूर्ति। ठीक है ना। उसके बारे में हम जानकारी के लिए, मोती सीपी की खेती में प्राकृतिक बेड में एकत्र किए गए सीपी या प्राकृतिक रूप से एकत्र या सुसंस्कृत रूप से पाला जाता है। मन्नार की खाड़ी में कई मोती बैंक 15 से 20 किमी की दूरी पर और 12 से 25 किमी की गहराई पर त्रुटिकोण में वितरित किए गए हैं। ठीक है। मतलब हम मन्नार की खाड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी आपको पहले ही लोकेटेड करवाया दिया गया था कि ये श्रीलंका से नीचे वाला जो रीजन है, तमिलनाडु और केरला के आसपास का जो क्षेत्र है वो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं अरब सागर और वहाँ पर इनका अधिक पालन किया जाता है। ठीक है। इन बिस्तरों में मोती सीपी त्वचा और स्क्यूबा ड्राइविंग, ठीक है, द्वारा एकत्र किए जाते हैं। मोती की सीपी की उपलब्धता के संदर्भ में व्यापक उतार चढ़ाव इस क्षेत्र के विभिन्न मोती बैंकों में पिछली कुछ शताब्दियों के दौरान, सबसे हाल के वर्षों के दौरान भी नोट किए गए हैं। कच्छ की खाड़ी में मोती कस्तूरी इंटरटाइडल फ्लैट्स पर पाए जाते हैं और आबादी विरल है। संग्रह हाथ से किया जाता है। जापान में शीप टहनियों को पिक लार्वा निपटाने के मौसम के दौरान पानी की सतहों के पास देवदार की टहनियों के बंडल को इकट्ठा करके एकत्र किया जाता है। हाइजेस फिल्में और पुराने मछली जाल भी आमतौर पर स्पेट कलेक्टर मतलब कलेक्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। मोती कल्चर उद्योग को सीप की आपूर्ति की लगभग पूरी आवश्यकता इस प्रकार से स्पेट संग्रह से पूरी होती है। भारत में स्पेट संग्रह के प्रयास सफल नहीं हुए। यहाँ पर तटीय जल में मोती की सीपी की दूरी के कारण हो सकता है। हालांकि भारत में हाल में ही हैचरी की स्थिति के तहत मोती सीपी के बीज का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की, जिसका उद्योग को सीपी का अधिकतर भरोसेमंद स्रोत प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोती संस्कृति के स्वदेशी तरीके, इंड्यूसिंग मेथड ऑफ पर्ल कल्चर। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास राफ्ट कल्चर। ठीक है ना। मोती संस्कृति में हम देखेंगे ऑफ बॉटम और राफ्ट। ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा इंड्यूसिंग मेथड। पारंपरिक विधि और दूसरी आती है हमारे पास मॉडर्न मेथड, आधुनिक तरीके। इसको समझने के लिए हम देखें कि पहले के लोग किस प्रकार से, जैसे शुक्ति थी तो शुक्ति को किसी डंडे के थ्रू इन शुक्तियों को पानी में उतारा जाता था। तो ये एक नॉर्मल तरीका था, ठीक है। और फिर गोताखोरों के द्वारा इन्हें जो कल्चर हो जाते थे प्रॉपर तरीके से, फिर उसको हम हाथ के माध्यम से, मतलब एक गहराई फिक्स थी, उसमें गोताखोर जाते थे पानी के अंदर और वहाँ से इनको कलेक्शन करके वापस लेकर आते थे। तो इसमें कोई मॉडर्न मेथड नहीं है या आधुनिक तौर तरीके नहीं है, एक सिंपल मेथड्स है, ठीक है, जिसको हम आसानी से कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारे हमारे पारंपरिक विधियां हैं जिसके बारे में दो मेथड है, एक आता है राफ्ट जो मेथड है एक वो है, और एक आता है ऑफ बॉटम, ठीक है। ऑफ बॉटम में क्या किया जाता था कि जो बड़े बड़े केजेस होते थे उनको पानी के नीचे उतारा जाता था और उनके अंदर इनको कल्चर किया जाता था, जिसको हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर आराम से देख सकते हैं। आइए, बैठक संस्कृति कहते हैं आश्रय संस्कृति को आश्रित खंडों में खेती का सबसे उपयुक्त तरीकों में से एक माना जाता है, ठीक है। स्थिति की सुविधा के अनुसार राफ्ट के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। आकार में 6x5 मीटर का बेड़ा आसानी से बनाया जाता है। मतलब बैठक संस्कृति में बता रहे हैं कि 6x5 मीटर का एक बेड़ा आसानी से, इसके लिए इस तरह का एक बेड़ा ये तैयार किया जाता था और उसके अंदर इनका लालन पालन पोषण किया जाता। सिक्स बाय 5 का, ठीक है ना। तो ये इस तरह की कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, और 4 बुआई के साथ 13 करता था। राफ्ट्स का निर्माण आमतौर पर टिक बैंड्स या कुसेरीना लकड़ी के लॉग के साथ किया जाता था। चुने हुए लंबाई के नीचे 10 सेंटीमीटर व्यास के नीचे टिप के साथ 6 सेंटीमीटर या 6 सेमी व्यास तक इन लॉग को आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और कॉयर रस्सियों के साथ लेश किया जाता है। नॉर्वे को उछाल देने के लिए नावों को लगाया जाता है। फ्लॉट्स को शीशे रेशे कॉटिंग के साथ 200 एल क्षमता के खाली डीजल ड्रम, एंटीलीन एंटीकोविड स्पेंट्स या FRP स्टेरोफॉर्म्स फ्लॉट्स, ठीक है, प्लेट IVB, BB और C के साथ चित्रित किया जा सकता है। यूनिट राफ्ट सिस्टम को भारतीय समुद्री परिस्थितियों के अनुकूलन और अच्छी तरह से अनुकूलन
पाया जाता है। राफ्ट का परीक्षण किए गए गुणवत्ता श्रृंखलाओं के साथ परिवर्तित दिशाओं में लंगर के साथ मूर किया जाता है और उनकी दिशा विशिष्ट साइट पर प्रचलित हवा के दिशा के अनुसार तय की जाती है। लंबी पंक्ति संस्कृति पद्धति में गोलाकार या बेलनाकार झंडे जो क्षैतिज सिंथेटिक रस्सी या श्रृंखला से जुड़े होते हैं का उपयोग किया जाता है। सीपी पिंजरे रस्सियां से निलंबित कर दी जाती है और यह प्रणाली खुली समुद्री परिस्थितियों में के लिए अच्छी है। फांसी को एक और विधि में मोती सीपी के काज के पास एक छेद ड्रिल किया जाता है। एक छोटा सा धागा छेद के माध्यम से डाला जाता है जिसे बाद में टार के साथ लेपित पुलाव की रस्सी के साथ बांध दिया जाता है और पुलाव की रस्सी एक बेड़े से लटका दी जाती है। ठीक है, नॉर्मल मेथड से इसमें कुछ इसके देखिए आप, इस प्रकार से इसको रखा जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह इसको कैसे हैं, ये सारे मेथड्स है राफ्ट मेथड्स है। ठीक है, साथ ही हम नेक्स्ट देखना है ऑन बॉटम कल्चर। ठीक है ना, पर नीचे की संस्कृति एक ग्रेनाइट या मूंगा पत्थरों की संरचना के साथ समुद्र बॉटम्स का उपयोग नीचे की संस्कृति के लिए किया जा सकता है। तूतीकोरिन हार्बर बेसिन में जहां ग्रेनाइट पत्थरों के साथ बैक वाटर का निर्माण किया गया है, बैक वाटर को संरक्षित हिस्से का उपयोग मदर ऑयस्टर की खेती के लिए किया जाता है। कम पानी के निशान के नीचे 1 मीटर पानी उपलब्ध है। समुद्र जल के निरंतर प्रयास के कारण दूषण जीवों को निपटारा खराब और असंगत है। हालांकि यह नोट किया गया है कि बेड़ा में सुसंस्कृत कस्तूरी का विकास की तुलना में मदद सीपी की वृद्धि धीमी संस्कृति पर होती है। ठीक है, ऑन बॉटम कल्चर्स में उसके हम डायग्राम देखेंगे। तो केज कल्चर इस प्रकार से है। ठीक है, ये समुद्र से मतलब स्थल से ज़्यादा दूरी पर नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद आता है रैक एंड बैग कल्चर। ठीक है, ऐसे बैग बनाए जाते हैं और पानी को इस प्रकार से रखा जाता है। इन बैग के अंदर क्या है, ऑयस्टर्स है। ठीक है, उसके बाद ट्रे कल्चर, ट्रे छोटी छोटी ट्रेज होती है, उनमें ये ट्रे कंटिन्यूस चलती रहती है और पानी का जैसे ही बहाव आएगा तो थोड़ा पानी आएगा, वापस पानी उतर जाएगा। ठीक है, सरफेस एंड फ्लोटिंग कल्चर देखिए, लैंड से ज़्यादा दूरी पर नहीं किया गया। ठीक है, सस्पेंडेड कल्चर्स में देखिएगा बैग्स को इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने अभी देख लिया हमने इंड्यूसिंग मेथड। अब दूसरा हमको देखना है मॉडर्न मेथड ऑफ पल कल्चर। स्टेजेस इन द पल फॉर्मेशंस, पल में आर्टिफिशियल्स इंजेक्ट करवाए जाते हैं और उसका करवाया जाता है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ होस्ट। ठीक है, फिर हमें न्यूक्लियस को इंजेक्ट करवाना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस को अंदर करवाने के बाद हमें नेक्स्ट है कन्वल्सेशंस करवाना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम एक देखते हैं एक विधि के द्वारा। नेक्स्ट है पल फॉर्मेशन होता है और पल फॉर्मेशन का हार्वेस्टिंग, और फिर आता है प्रोसेसिंग ऑफ पल। तो ये हमारी एक मेथड्स है, उसमें हमने एक डायग्राम देख रखा है, उसमें इस प्रकार का दिखता है। देखो ऊपर वाला क्षेत्र हमारा मेंटल है, मदर ऑफ पल। ठीक है, उसके बाद मेंटल इपिथीलियम और फॉर्जिन बॉडी। ठीक है, ये फॉर्जिन बॉडी, ठीक है, मदर ऑफ पल को धीरे धीरे सबसे आउटर लेयर शेल है हम, ठीक, लेयरिंग ऑफ नेक्रेस, और ये धीरे धीरे कवर्ड होती है। ठीक है, इसके लिए हम देखें प्रवार या कवच के बीच में कोई भी बाह्य पदार्थ फॉर्जिन मटेरियल कहा जाता है, तो मोती निर्माण की क्रियाविधि प्रारंभ हो जाती है। बाह्य पदार्थ में रेत के कण अथवा किसी भी जंतु का लार्वा प्रवेश कर सकता है। मोलस्का में बाहरी वस्तु को पहुंचाने पर इसकी क्षति से सुरक्षा के कारण मोती का निर्माण होता है। यह बाह्य पदार्थ प्रवार उपकला द्वारा निर्मित एक कोश में बंद हो जाता है, जिसके पश्चात स्तंभाकार उपकला स्तर में पाई जाने वाली नेक्रेसियस ग्रंथियां उसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की परतों का स्रावन करती है। इस प्रकार एक गोल एवं अंडाकार मोती का निर्माण हो जाता है। यदि बाह्य पदार्थ के चारों ओर सकेंद्रीय व नियमित नेक्रेसियस परतों का निर्माण हो जाता है तो कीमती
या सर्वोत्तम मोती का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो मेथड है फॉर्मेशन ऑफ पल के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं कि सबसे पहले तो कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर्स होता है, फिर एक पिंजरों में रखना, कीप इन ऑयस्टर केजेस, फिर प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद इंक्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक में निवेशन, फिर मोती। ठीक है ना, हम एक केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वाटर इसमें होता है 2.4%, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है 3.5 to 5.9%, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर 90% होता है, और अदर जो हमारे पास है 0.1 to 0.8%। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पल का निर्माण होता है। रेफरेंसेस के बारे में देखें। ठीक है, कि इकोनॉमिक जूलॉजी जिनके लेखक डॉक्टर GS शुक्ला एंड VB उपाध्याय जी हैं, जो कि रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। अप्लाइड जूलॉजी एंड अरुमंगम सारस पब्लिकेशन से। अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर गायत्री स्वर्णकार एंड डॉक्टर KC सोनी CBC पब्लिकेशन से लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप दी गई व्हाट्सएप नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, और ये हमारा email ID है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।